नमस्कार, मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज है बहुत ही महान नेता जयप्रकाश नारायण, समाजवादी विचारधारा के अगुआ, पुरोधा। आज उनकी जयंती है और आज उत्तर प्रदेश में उसकी राजधानी लखनऊ में सियासत गरमा गई है, सियासी घमासान मचा हुआ है। इस पर हम बात करेंगे आज कि आखिर ये घमासान जो सियासी मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में जयप्रकाश नारायण के नाम पर, इसके क्या मायने हैं, इसका लाभ किसे मिलेगा, इसका नुकसान किसको होगा, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। और बात करेंगे कि आखिर जयप्रकाश नारायण कौन है, कितनी बड़ी शख्सियत है, क्या योगदान है भारतीय राजनीति में, क्या योगदान है उनका सामाजिक जीवन में। इस पर बात करेंगे, समझेंगे कि उनका कद कितना बड़ा था, जिसकी वजह से आज ये उनके लेगेसी को आगे ले जाने के लिए जो सियासत चल रही है, जिसका किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इस पर बात करेंगे। और इस मुद्दे पर जरा आज जो हुआ उसको पहले आपको बता देता हूँ। दरअसल जेपी एनआईसी गोमती नगर में एक इलाका है, गोमती नगर लखनऊ में, वहाँ पर जेपी एनआईसी यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर बन रहा है। और इस पर सियासत शुरू हो गई इस तरीके से, क्योंकि आज अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो जाना चाह रहे थे यहाँ पर माल्यार्पण करने जेपी की मूर्ति पर। प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी, वहाँ एक कार्यक्रम भी रखना चाह रहे थे, उसकी अनुमति नहीं मिली। और बाद में रात में ये पता चला कि वहाँ पर अखिलेश यादव किसी तरीके से पहुँच ना जाएं, तो टीन शेड लगा करके उसको पूरी तरीके से कवर कर दिया गया, जो बाउंड्री वॉल गेट वगैरह था, जिससे कि वहाँ पर पहुँच ना पाए अंदर। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि पिछले साल अखिलेश यादव छलांग लगा करके, दीवार कूद करके जेपीएनआईसी के अंदर चले गए थे। तो इस बार एहतियात बरता गया कि अखिलेश यादव को किसी भी तरीके से जाने नहीं देना है। बैरिकेडिंग लगा दी गई, तमाम तरीके से पुलिस वहां पर लगा दी गई। लेकिन वो रात में पहुंच गया जब उनको पता चला, तो तब भी टीन शेड तो लग गई थी। तो इसको लेकर के बड़ा पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। फिर उसके बाद राजनीति गर्मा गई, क्योंकि अखिलेश यादव ने फिर एक पॉलिटिकल बयान दिया और उन्होंने सरकार को आड़े हाथ धो लिया। उन्होंने कहा कि देखिए, इस तरीके से आप इन महान नेताओं के को जो टीन शेड रख करके, आप ढक करके आप सोच रहे हैं कि आप छुपा लेंगे कुछ, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये महापुरुषों का जो सम्मान है, ये आप हमें नहीं करने दे रहे हैं। और ये आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है, समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ जमा होते हैं, उनका माल्यार्पण करते हैं। वो महान नेता थे, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि संपूर्ण क्रांति का उन्होंने नारा दिया था, जिससे कि राजनीतिक और सामाजिक तौर पर बदलाव आया था, परिवर्तन हुआ था। उन्होंने कहा कि उस समय की सरकार को उन्होंने झुकाया था, उस समय की सरकार से उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो अब जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि टीन शेड लगाकर आप अगर सोच रहे हैं कि वो विचारधारा रोक ली जाएगी, तो वो रुकने वाली नहीं है। ये टीन शेड से नहीं रुकने वाली है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल के बाद आप कब तक टीन शेड लगा करके आप रखेंगे? ये विचारधारा नहीं रुकेगी। अब दरअसल इस पर बड़ी सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं और सरकार बचाव में कह रही है कि देखिए, वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है और निर्माण कार्य चलने की वजह से वहां पर किसी को भी अनुमति नहीं दी जा रही वहां अंदर जाने की। तो अब इस पर सियासत, और उपचुनाव भी आ रहे हैं, तो अब इस पर सियासत शुरू हो गई है और बड़ा हंगामा हुआ। आज अखिलेश यादव ने बाद में एक अलग जयप्रकाश नारायण की अपनी मूर्ति मंगवाई और उसका माल्यार्पण किया और तमाम पूरा इवेंट क्रिएट हो गया, पूरा मीडिया में छा गए वो। आज तमाम जगहों पर अब इस पर विस्तार से चर्चाएं हो रही हैं, बात हो रही मीडिया में, सोशल मीडिया पे छा गए, बड़ा सेंसेशन बन गए। तो आखिर जयप्रकाश नारायण थे कौन, जिसको लेकर के, जिनकी विरासत को क्लेम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी, समाजवादी पार्टी भी, ये सब आगे आ रहे हैं। तो आखिर कौन थे, जरा इसको समझ लेते हैं और इसके बाद फिर समझेंगे कि ये जो सियासत हो रही है, इसका लाभ किसे मिलेगा। दरअसल जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के नायक
लोकनायक उनको कहा जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति के नायक थे वो। और ये संपूर्ण क्रांति भी बताऊंगा मैं आपको आगे कि क्या थी। लेकिन ये समझ लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। वो 1902 में 11 अक्टूबर, आज के ही दिन, बिहार में एक गांव है सारण जिले में, सिताब दियारा। तो सिताब दियारा गांव में 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। बहुत ही साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ। शिक्षा इनकी गांव में हुई, शुरुआती शिक्षा। उसके बाद पटना कॉलेज आ गए इन्होंने, पटना में पटना कॉलेज है मशहूर, वहां पर उन्होंने आगे की पढ़ाई की। और उसके बाद वो अमेरिका चले गए। अच्छे थे पढ़ने में तो अमेरिका गए, लेकिन अमेरिका में जो पढ़ाई का खर्च था उन्होंने खुद जुटाया, उसको मेहनत की, वहाँ पर मजदूरी की, गैस स्टेशन जिसे यहाँ अपने देश में पेट्रोल पंप कहा जाता है, वहाँ गैस स्टेशन कहा जाता है, वहाँ पर काम किया, होटलों में काम किया, होटलों में बर्तन साफ किए, खेतों में काम किया। तो तमाम उन्होंने अपने गुजारे के लिए और समझने के लिए भी उन्होंने ये सब काम किए। तो वहां पर उनको एक विचारधारा कौंधती है, समाजवादी। समाजवादी विचार उनको समझ में आए, क्योंकि वहां पर हर जगह मतलब गरीबों के साथ नाइंसाफी, गैर बराबरी तो होती है, वहां भी देखी उन्होंने, मेहनत मजदूरी भी देखी उन्होंने। तो उससे उन्होंने एक जो जन्म हुआ विचारधारा का, वो समाजवादी विचारधारा, और उसको लेकर के वो फिर भारत लौटे। जब 1930 में वो भारत आए तो महात्मा गांधी यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का। कांग्रेस के साथ में वो लीड कर रहे थे महात्मा गांधी इस आंदोलन को, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को। तो 1930 में वो जब लौटे तो महात्मा गांधी से प्रभावित थे, और महात्मा गांधी की अगुवाई में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस पार्टी के साथ हुए, और फिर वो आज़ादी तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहे। महात्मा गांधी के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वो चाहे असहयोग आंदोलन रहा हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब में उन्होंने भाग लिया। और उनका एक, लेकिन उनका जो अमेरिका में जो उनको समझ में बात आई समाजवादी विचारों की, तो वो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और उनका यहाँ पर आके वो गांधी जी के विचारों से इसलिए भी प्रभावित थे, उनका मानना ये था कि आज़ादी दिलाने का ये रास्ता बिल्कुल ठीक है, अहिंसात्मक रास्ता है, ये आंदोलन गांधी जी का ठीक है, और इसीलिए वो उससे जुड़े भी। लेकिन वो समाजवादी विचारों को अपने छोड़ नहीं पाए, वो एक साथ में पैरेलल उन्होंने अपनी विचारधारा, जो समाजवादी विचारधारा थी, उसको भी आगे बढ़ाते रहे। कांग्रेस में दरअसल हर विचारधारा के लोग थे, गर्मपंथी, नरमपंथी, वामपंथी, सोशलिस्ट, सब तरीके के लोग थे। तो उन्होंने जो समाजवाद की जो उनको गहन एक तरीके से कहा जाए उनके अंदर छाप पड़ी, तो वो उन्होंने आगे बढ़ाया। तो 1934 में उन्होंने फिर अपने तमाम कुछ दोस्तों के साथ एक पार्टी बनाई, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और ये कांग्रेस के भीतर ही समाजवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए बनाई, उन्होंने अलग नहीं बनाई कि समाजवादी विचारधारा के जो लोग कांग्रेस में हैं, और तो इन्होंने भी सोचा कि हम अपनी विचारधारा को कांग्रेस के अंदर और मजबूत करें और बढ़ाएं, जिससे कि सामाजिक बराबरी का जो मॉडल है, आर्थिक मॉडल अभी तो बहुत खराब है, लेकिन समाज में अगर आर्थिक सामाजिक बराबरी का मॉडल आ जाए तो ये असल में असली जीत होगी। और ये जब आज़ादी मिलेगी तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक आज़ादी मिल जाएगी लेकिन सामाजिक आर्थिक आज़ादी बहुत जरूरी है। तो ये विचारधारा उनकी थी, उसको वो आगे बढ़ाते रहे, पूरे जीवन इसी विचारधारा को वो बढ़ाते रहे। समाजवादी विचारों को, समाजवादी विचारों में मूल तौर पर यही है कि आर्थिक और सामाजिक बराबरी होनी चाहिए, गैर बराबरी दूर होनी चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे सामाजिक जीवन में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्रों में हो, तमाम जगहों पर। और इसके लिए वो लगातार काम करते रहे, और लगातार पूरा जीवन उन्होंने इस पर खपा दिया। उनका मानना था कि हर किसी को रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी चीजें मिलनी चाहिए, सबका हक है। गरीबों का जीवन स्तर बेहतर होना चाहिए, उनका हक है, ये मिलना चाहिए। कोई एहसान कोई सरकार नहीं करेगी, पॉलिसी जैसी बननी चाहिए जिससे कि गरीबों का हक उनको मिले। तो इस तरीके की उनकी सोच थी।
और इसीलिए उन्होंने आज़ादी के बाद वो कांग्रेस से अलग हो गए। 54 में उन्होंने पूरा राजनीति से एक तरीके से अलगाव कर लिया। एक तरीके से वो बिल्कुल जैसे कहते हैं रिटायरमेंट ले लिया राजनीति से। उन्होंने राजनीति से रिटायरमेंट ले लिया और फिर पूरी तरीके से उन्होंने अपने आप को झोंक दिया समाज सेवा में, सामाजिक जीवन में आ गए। वो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर वो काम करने लगे। उस वक्त विनोबा भावे एक बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे थे, भूदान आंदोलन, उससे वो जुड़ गए। इसमें क्या हो रहा था कि जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास बहुत सैकड़ों एकड़ हजारों एकड़ जमीनें थी, वो उनसे कहते थे कि आप दान करिए, और वो जब दान करते थे तो वो जमीनें गरीबों में बांट देते थे। ये आंदोलन बहुत अच्छा आंदोलन चला, भूदान आंदोलन विनोबा भावे का, और जेपी भी इसमें जुड़ गए और फिर इस आंदोलन को लगातार उन्होंने आगे बढ़ाया। समाज में समानता लाने के लिए एक आंदोलन, बहुत अच्छा आंदोलन था। और इसके बाद फिर दौर आता है 1970 का, जब कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर बंटना शुरू हो गया, खींचतान शुरू हो गई, दो भागों में बंट गई कांग्रेस, और इंदिरा गांधी कमजोर होने लगी। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे, उनके ऊपर सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगने लगे। देश के हालात काफी खराब हो चुके थे उस वक्त फिर सक्रिय होते हैं राजनीतिक तौर पर वो। हालांकि वो सामाजिक आंदोलन के तौर पर ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें राजनीति इन्वॉल्व होती है। 1974 में जेपी ने बिहार में एक आंदोलन की शुरुआत की और बाद में ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। और इस आंदोलन को उन्होंने जो नाम दिया या बाद में नाम पड़ा, वो नाम था संपूर्ण क्रांति। तो ये आंदोलन संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था। इसमें जेपी कहते थे कि ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है, कि सिर्फ सत्ता बदलने की बात, इंदिरा गांधी करप्ट हैं, इंदिरा गांधी ठीक से देश नहीं चला रही, सिर्फ ये बात नहीं है। वो कह रहे थे कि पूरे सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने नारा दिया, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। तो इसको लेकर के वो मतलब नारा आप देखिए, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। संपूर्ण क्रांति का मतलब उन्होंने बताया कि समाज, राजनीति, आर्थिक व्यवस्था में पूरी तरीके से बदलाव लाना। तो इस विचारधारा को लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वो दौर था जिस दौर में तमाम आरोप सरकार पे लग रहे थे। तो उसको लेकर के पूरे देश में उन्होंने फिर एक आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था में खामियां, अन्याय के खिलाफ लड़ना, ये सब एजेंडे में थे जेपी के। और इसलिए वो कह रहे थे कि पूरा सिस्टम बदलना होगा, क्योंकि जब तक ये सिस्टम है मौजूदा, तब तक आम जनता को न्याय नहीं मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने युवाओं का आह्वान किया और छात्रों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आप आंदोलन करिए, आप अगुवाई करिए आंदोलन की। तो इस तरीके से उस वक्त जेपी काफी बुजुर्ग हो चुके थे, बावजूद इसके उन्होंने आंदोलन की अगुवाई की। और फिर इंदिरा गांधी की सरकार हिल गई। दिल्ली में एक सम्मेलन होना था, रैली होनी थी। इंदिरा गांधी उस रैली के बाद उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी और आपातकाल में फिर तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बड़ा बेजा सलूक हुआ, उनके खिलाफ जेलों में पुलिस ने अत्याचार किए, वो अलग कहानी है। लेकिन जेपी ने एक जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उससे ये हुआ कि जब 1977 में चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी हार गई बहुत बुरी तरीके से, कांग्रेस पार्टी हार गई। और फिर जब सरकार बनी तो वो सरकार जनता पार्टी की बनी, और जनता पार्टी की सरकार पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार थी। भारतीय राजनीति में ये बहुत बड़ा बदलाव था और ये बदलाव आया जेपी की वजह से। तो जेपी की बात का बहुत महत्व था। जेपी के विचारों को लोग बहुत गहराई से समझते थे, सुनते थे, समझते थे और उनको फॉलो करते थे। उनकी एक आवाज पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो जेपी का ये करिश्मा था। अब इस आंदोलन में चूंकि बड़े यंग लीडर आए थे, चूंकि वो छात्र आंदोलन को उन्होंने इसमें समेट लिया था, तो तमाम नेता आए, वो यंग एज के नेता थे और तमाम उनके चेले बने इस आंदोलन के दौरान। उनमें से जो प्रमुख हैं, उनमें एक बड़ा नाम चौधरी चरण सिंह का,
जो एक बड़े किसान नेता के तौर पर जाने जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी बने और चौधरी चरण सिंह वाकई में जेपी के रास्ते पर चले। उनका जो उनकी पर्सनल लाइफ थी वो भी बहुत सादगीपूर्ण थी। पूरा उन्होंने नैतिकता का, एथिक्स का उन्होंने पालन किया। बहुत ही शानदार नेता, शायद ही कोई ऐसा नेता दोबारा हमें मिले भारतीय राजनीति में। तो चौधरी चरण सिंह का एक अपना कद है। वो जेपी के रास्ते पे चले, वो जेपी के की पॉलिटिक्स को, जेपी के विचारों को आगे लेके आए। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, ये सब लोग, मोरारजी देसाई जो भारत के प्रधानमंत्री बने, जनता पार्टी की जब सरकार बनी, तो ये सब लोग जेपी के रास्ते पर चले, जेपी को अपना नेता मानते थे, उनके विचारधारा को। और एक बड़ा नाम जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, ये सब लोग भी जेपी के राजनीति को, जेपी के जो विचार हैं उनको आगे बढ़ाते रहे। तो ये जो पौध उधर कर्नाटक में आप देखेंगे, देवगौड़ा, बहुत सारे लोग ऐसे, इस जब जो जनता परिवार था, ये जनता परिवार टूटा और तमाम जगहों पे, तमाम प्रदेशों में, कर्नाटक हो, वो चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ मुलायम सिंह यादव उसकी अगुवाई कर रहे थे, बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, कर्नाटक में श्री देवगौड़ा। तो ऐसे तमाम जगहों पर सरकारें चलाई इन लोगों ने, सरकार में रहे, अभी भी सत्ता में है, कहीं कहीं सत्ता में भागीदार हैं, कहीं विपक्ष की भूमिका में है। तो जेपी के जो शिष्य हैं, जेपी को जो जिन्होंने कहा कि वो उनकी विचारधारा पर चलते हैं, अब वो कितना चलते हैं विचारधारा वो अलग बात है, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो ये बात को कहते हैं, दावा करते हैं कि वो जेपी के विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जेपी का करिश्मा कुछ इस तरीके से था। जेपी के विचार गरीबों तक बहुत गरीबों के लिए थे, इसलिए गरीब उनको अपना मानते थे। गैर बराबरी की जब बात वो करते थे, तो सबसे ज्यादा जो गैर बराबरी का जो शिकार है वो गरीब आदमी है, तो उसकी बात वो करते थे, आम आदमी की बात वो करते थे। और इसीलिए जेपी का जो आंदोलन है वो सक्सेसफुल हुआ था। अब जेपी के इस पूरे जो उनकी पूरी जो यात्रा थी, उनका जो सामाजिक राजनीतिक जीवन था, उसको समेटते हुए 99 में उनको जो है मरणोपरांत, उनकी जो मृत्यु के बाद उनको भारत रत्न दिया गया, और ये सबसे बड़ा सम्मान है, आप सब जानते हैं। तो 1999 में अब जेपी की जो विरासत है, वो विरासत की अगुवाई की लड़ाई आज जो हमें देखने को मिली लखनऊ में, दरअसल उसकी लड़ाई है कि जो जेपी की जो विरासत है उसका सही सही प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, या अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। लड़ाई इसकी है। और इस लड़ाई में जो जीत या हार, या कहें फायदा या नुकसान किसका होगा, दरअसल समाजवादी पार्टी, चूंकि समाजवादी पार्टी लगातार अपने दफ्तरों में भी और लगातार इस बात को कहती रही है कि वो लोहिया और जेपी के शिष्य हैं, उनकी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। समाजवादी पार्टी नाम भी है, समाजवाद का वो क्लेम भी करते हैं। अलग बात है कि निजी जिंदगी में वो कितना समाजवादी है, लेकिन विचारधारा जो पार्टी की है वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा समाजवादी है, नाम से भी झलकता है। और इसको लेकर के कोई संशय लोगों के बीच में कम से कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर के भी संशय लोगों के बीच में नहीं है। अब इस तरीके का जब कभी भी आंदोलन खड़ा हो जाता है, नरेटिव बन जाता है, इसका नुकसान और फायदा दोनों चीजें होती हैं। अब इसका नुकसान किसको होगा, इसका नुकसान आप अगर क्लियर कट देखें तो ये बात समझ में आती है कि इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ को उठाना पड़ेगा आने वाले जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, इसको। क्योंकि बैठे बैठाए समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को एक मुद्दा मिल गया है, एक नरेटिव सेट करने के लिए एक मुद्दा मिल गया है कि देखिए साहब, ये जो गरीबों के मसीहा लोकनायक जयप्रकाश नारायण हैं, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण तक करने नहीं देना चाहते हैं।
अब ये नैरेटिव बन जाएगा। सच्चाई क्या है क्या नहीं है ये अलग हो जाएगा, नैरेटिव ये वही बनेगा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने पूरी जिंदगी गरीबों के लिए खपा दी, जिन्होंने पूरी जिंदगी गरीबों, मजदूरों, किसानों के लिए लगाई, आर्थिक गैर बराबरी के लिए लगाई, सामाजिक गैर बराबरी के लिए लगाई, उनकी मूर्ति पर, उनकी जयंती पर, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं करने देना चाहती ये सरकार। ये सरकार गरीबों, मजदूरों के खिलाफ है, उनके हितों के खिलाफ है। तो ये नैरेटिव सेट करेंगे अखिलेश यादव और इसका नुकसान होगा योगी आदित्यनाथ को, उनकी पर्सनल छवि पर भी और पार्टी पर भी। होना तो ये चाहिए था, अगर पॉलिटिकली बहुत अच्छा स्टेप उठाते योगी आदित्यनाथ, तो होना ये चाहिए था, बहुत बढ़िया जलसा करते, जेपीएनआईसी में ही करते। उसका निर्माण हो रहा है, ठीक है, पूरे पार्क में एक साथ थोड़ी निर्माण हो रहा है, पूरे उस जेपीएनआईसी में, तो वहां पर जलसा करते और वहां पर कार्यक्रम रखते, वहां पर जिसको मर्जी वो जाए माल्यार्पण करने, कोई ऐतराज नहीं होना। पहल करनी चाहिए थी, एक तो चुनाव आ रहे हैं इसको देखते हुए भी, और ये मुद्दा अखिलेश यादव के पास ना जाए इसको देखते हुए भी दूरदृष्टि अपनानी चाहिए थी। वहां पर एक कार्यक्रम करते, योगी आदित्यनाथ खुद जाते माल्यार्पण करने, और उसके बाद अगर समाजवादी पार्टी के लोग आते वहां तो ठीक, अगर नहीं आते तो योगी आदित्यनाथ के पास ये मुद्दा था कि देखिए वो अपने जिनके नाम पर वो पॉलिटिक्स करते हैं उनकी जयंती पर भी माल्यार्पण करने समाजवादी पार्टी के लोग नहीं आए, उनके मुखिया नहीं आए, बाजी पलट जाती बिल्कुल। लेकिन ये आप जब कभी किसी को प्रतिरोध करके रोकते हैं तो इसका जो मैसेज है वो गलत जाता है लोगों में, ये इसका मैसेज गलत जाता है कि आप जबरन रोक रहे हैं किसी को। लोग कहते हैं कि क्या हुआ, माल्यार्पण ही तो करना था, कराने देते। तमाम जगहों पर जब पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही थी तो प्राइम मिनिस्टर खुद जाते थे, फोटो आती थी कि देखभाल करने की कितना बन गया कितना नहीं। तो ऐसा थोड़ी होता किसी को अनुमति नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के कार्यकाल में इसका इसका शिलान्यास हुआ था, तो वो अगर जाना चाह रहे थे माल्यार्पण करने जाने देते, इसमें कहीं कुछ बात नहीं है। आज वैसे भी सार्वजनिक अवकाश है, तो सार्वजनिक अवकाश में आज एक दिन काम रुक भी जाता तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पर खुद गवर्नमेंट को एक जलसा करना चाहिए था। जेपी बहुत बड़े कद के आदमी थे, बहुत महापुरुष थे, उन्होंने समाजवादी विचारधारा को इस देश में स्थापित किया, तो आपको खुद जाना चाहिए था, उनकी जयंती मनानी चाहिए था, प्रदेश भर में कार्यक्रम करने चाहिए थे। ये मुद्दा खुद समाजवादी पार्टी से आप छीन लेते, लेकिन आपने गलत निर्णय लिया और इसका खामियाजा निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ को आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों कि इस मुद्दे को, क्या इसमें कोई भूल हो गई है सरकार से या ठीक किया? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइए। किसको फायदा मिलेगा, किसका नुकसान होगा, जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइए। फिलहाल न्यूज़ शॉट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करना ना भूलें, और जो लोग अभी नए हैं इस चैनल पर, जो लोग पहली बार आए हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।